भी उनके खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप उनके 49 विधायक के खिलाफ मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिसोदिया ने जांच का स्वागत किया है, लेकिन मानहानि के मामले में धमकी नहीं दी। सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा और उनके गांव में गई और उनके बैंक लॉकर की तलाशी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव कर बात करते हुए कहा, हम सब यह साबित करने के लिए आज एक विश्वास प्रस्ताव लाए हैं कि ऑपरेशन लोटस विफल हो जाएगा। हमारे किसी भी विधायक ने पाला नहीं बदला है। उन्होंने कहा है कि आगे से कोई प्रॉब्लम न रहेगी, उसके लिए सरकार तो जिम्मेदार होगी, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है। अब और भी कुछ केजरीवाल ने कहा कि क्या स्कूल और अस्पताल बनाने की चाहत में कुछ गलत है। वे भाजपा विधायकों को खरीदने पर 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो उनकी नज़र में गलत नहीं है। मेरे दोनों बच्चे IIT में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत में हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। जी हाँ, और यहाँ पर इस बीच उपाध्यक्ष राखी बिरलान ने के साथ बहस के बाद भाजपा के 3 विधायक को पूरे सत्र के लिए विधानसभा के बाहर कर दिया गया। इसके तुरंत बाद भाजपा के बाकी विधायक ने वॉकआउट किया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल द्वारा पेश किया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें। हाँ, अब फिर से आगे कनाडा की बात। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कैबिनेट में मामूली फेरबदल की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिलोमेना काशी, जो सार्वजनिक सेवाओं और खरीद मंत्री थी, अब संघीय आर्थिक विकास एजेंसी के लिए जिम्मेदार मंत्री होगी। विज्ञप्ति के अनुसार उनकी जगह हेलेना जैक, जो पहले संघीय आर्थिक विकास एजेंसी के खिलाफ जिम्मेदार मंत्री थी। बयान में ट्रूडो के हवाले से कहा गया कि पारिवारिक कारणों में किसी भी तरह का दक्षिणी ओंटारियो के अधिक समय में बिताने का अनुरोध बाल में हुआ था। अब कल तो और चीज़ों के बारे में बात है, क्योंकि ऐसा लगातार कर रहे हैं सभी लोग। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का हाल जान लेते हो हम लोग। चलिए, पाकिस्तान में अभी क्या हाल मचा हुआ है। पाकिस्तान देश में विनाशकारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव उपायों के IMF ने आपातकालीन ऋण लेने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। बाढ़ प्रभावित देश को 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया का अनुमानित नुकसान हुआ है। वित्त मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान के कारण औसती मुद्रास्फीति दर 26% तेजी से बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बाढ़ के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रारंभिक अनुमान तैयार कर लिया है। इसकी उम्मीद की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और योजना मंत्रालय सहित अन्य हितधारकों के साथ कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री आयशा पासा ने कहा कि एक बार नुकसान की भरपाई पर सहमति हो जाने के बाद सरकार वित्तीय सहायता के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय लेनदारों से संपर्क करने का निर्णय करेगी। एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगो असाकावा ने पाकिस्तान से आने वाली खबर बेहद चिंताजनक है और मेरी संवेदनाएं भीषण बाढ़ प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। पासा के मुताबिक शुरुआती अनुमान बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन रुपया तक का नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री मिर्ज़ा इस्माइल ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच परामर्श के दौरान आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता पैकेज के लिए IMF तक पहुंचने पर विचार किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, मिर्ज़ा इस्माइल ने बाढ़ से प्रबंधित बैठक में दौरान IMF के वित्त पोषण का मुद्दा उठाया, जिसमें थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे। इस्माइल के अनुसार 2 वित्तीय साधन थे जिन पर इस समय विचार किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि चूंकि चर्चा पर विमर्श प्रारंभिक चरण में है, IMF से संपर्क करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। IMF ने पहली अप्रैल 2020 में देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद
करने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब के आपातकालीन वित्त में घोषणा मंजूरी दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ISMF से अप्रैल 2020 में RSFI के समान एक शर्त रखी गई थी, जिसके चलते कार्रवाई आर्थिक जो भी चीज़ें हैं वो नहीं की गई थी। अब कहते हैं अमेरिका में अगस्त में रोजगार वृद्धि। देखिए, अमेरिका में निजी कंपनियों ने अगस्त में 1,32,000 नई नौकरियां बनाई, जो श्रम बाजार में धीमी देखिए पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें अमेरिका में रोजगार की वृद्धि को लेकर एक डाटा पेश किया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। देखिए, जहाँ भारत में एक तरफ रोजगार के जो अवसर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि रोजगार की कमी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई मुझे रोजगार चाहिए, भाई रोजगार चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कितनी बढ़िया मस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका में निजी कंपनियों ने अगस्त में 1,32,000 नई नौकरियाँ बनाई, जो श्रम बाजार में धीमी वृद्धि का संकेत देता है। यह जानकारी एक पेरोल डेटा कंपनी ने एक रिपोर्ट में दी है। बुधवार को स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग ADP रिपोर्ट से पता चल गया है कि जुलाई में लगभग 2,70,000 नौकरियों के बाद अगस्त में नौकरियों की वृद्धि की दर धीमी रही। समाचार एजेंसियों ने सुनो में ADP के हवाले से कहा कि बड़े फर्मों में 54,000 कर्मचारी को काम पर रखा और मध्यम आकार में व्यवसायों को 53,000 को काम दिया। इसमें कहा गया कि एक छोटी कंपनी ने 25,000 कर्मचारियों को जोड़ा, लेकिन 119 कर्मचारियों वाली कंपनियों ने 47,000 नौकरियों में कटौती की। इस बीच वार्षिक वेतन में साल परिवर्तन अगस्त में 7.6% था, जो आपकी अप्रैल में 2022 के बाद मासिक वृद्धि के अनुरूप है। रिपोर्ट में दिखाया गया कि ADP के मुख्य अर्थशास्त्री नीला रिचर्डसन ने कहा कि डेटा धीमी हायरिंग की ओर से इशारा करता है। शायद कंपनियां अर्थव्यवस्था में मिल रहे अलग अलग संकेतों को समझने की कोशिश कर रही है। श्रम विभाग ने मंगलवार को कहा कि धीमी गति से नौकरी की वृद्धि के बावजूद जुलाई के अंत तक अमेरिका में रोजगार के साथ अवसरों की संख्या बढ़कर 11.2 मिलियन हो गई है, क्योंकि श्रम बाजार की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन बना रहा। जुलाई की बेरोजगारी रिपोर्ट, जो इस महीने की शुरुआत में जारी की गई थी, इन्होंने दिखाया कि बेरोजगार की संख्या घटकर 5.7 मिलियन हो गई है। अब बात करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में। एक्चुअली हमें अभी चीज़ों पर अभी चर्चा करनी है, अभी लगभग बहुत सारे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 16 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तबादला नवनीत सहगल का है, जिन्हें सूचना, खाद्य और MSI विभागों ने हटा दिया गया है और अब उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल के रूप में तैनात किया गया है। सहगल का स्थानांतरण अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के कार्यपालन में सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद हुआ है। देखिए, सभी महत्वपूर्ण सूचना विभाग संजय प्रसाद को दिया गया है, कि जिसके पास गृह विभाग का प्रभार भी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को उसी क्षमता में उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पार्थ सारथी सेन शर्मा, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब तक राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर राजभवन में पद स्थापित महेश गुप्ता को उसी पद पर विद्युत विभाग में स्थानांतरित किया गया है। कल्पना अवस्थी राज्यपाल में नई प्रमुख सचिव हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को आयुष विभाग ने स्थानांतरित किया है। हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। एक्चुअली हमें सभी पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि लगातार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की देर रात गणेश चतुर्थी में मौके पर अपने कैबिनेट सहयोगी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे। मोदी जी अपने यात्रा के बाद ट्वीट किया कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपने सहयोगी पीयूष गोयल जी के आवास पर कार्यक्रम में गया था। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा था, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम पर हमेशा बने रहे। क्यों बना रहे, अब तो कुछ नहीं जानते हम लोग। अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी मंदिर पर गए और बाढ़ प्रभावित जिलों गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा किया। गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की चपेट में आए जिलों का सीएम ने हवाई फिर ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। गाजीपुर और वाराणसी से बाढ़ प्रभावित में मुलाकात करने के साथ ही उनके कुशल क्षेम पूछी और राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को आश्वस्त किया डबल इंजन की सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद मोहम्मदाबाद स्थित शहीद इंटर कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर में सीएम ने बाढ़ प्रभावित में राहत सामग्री का वितरण किया। कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई अत्यधिक बारिश के कारण पहले चंबल, बेतवा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके बाद यमुना और गंगा का बाढ़ स्थिति उत्पन्न हुई है। इन्होंने बाढ़ प्रभावित को आश्वस्त किया है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार आपके साथ है। सरकार युद्ध स्तर पर सहायता मुहैया कराने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है एक तरफ जहां बाढ़, दूसरी तरफ कम बरसात की मार झेल रहे किसानों की चिंता भी सरकार कर रही है। हमें दलहन, तिलहन और सब्जी आदि के बीज किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को भी तत्परता के साथ बाढ़ राहत कार्य में जुटकर लोगों की सहायता के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार आगे बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में कोई कोताही में बरती जाएगी। सरकार हर स्तर पर प्रभावितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री इसके बाद चंदौली जिले का हवाई दौरा किया। तत्पश्चात सीएम सीधे वाराणसी के बीच एयू स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। वहां उन्होंने 80 घाट पहुंची और एनडीआरएफ की टीम के साथ वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के 80 नगवा सहित कई निचले इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सोनभद्र में निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री गोना का विद्यालय स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचे। सीएम ने यहां विभिन्न कैमरों में सुरक्षित पहुंचाए गए बाढ़ स्थलों से मुलाकात की और उनकी कुशल क्षेम पूछी। बच्चों को टॉफी, चॉकलेट बांटी और यहां इसकी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत सामग्री के पैकेट भी वितरित किए और इसके बाद सीएम योगी सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन किया और सीएम ने धाम का निरीक्षण किया और लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वह दौरा कर रहे हैं और वहाँ का जायजा ले रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब करते हैं कुछ और चीज़ों पर बात। बहुत टाइम हो गया है एक्चुअली, अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में कोलकाता की 2 प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर एक तलाशी की और जब्ती अभियान चलाया और 250 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया। अधिकारी ने बताया कि 18 अगस्त को तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेज और डिजिटल डाटा समेत बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि आउट ऑफ बुक ट्रांजैक्शन और ऑन मनी रिसिप्ट के कई सबूत हैं। कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेल कंपनियों के माध्यम से बेहिसाब ढंग से रूट शूटिंग का संकेत भी दिया। इसके अलावा तलाशी अभियान के दौरान मिले कुछ सबूत में भूमि अधिग्रहण में बेहिसाब धन के उपयोग का संकेत दे दिया है। अधिकारी ने कहा कि प्रमुख व्यक्तियों ने फर्जी निवेश की बिक्री के माध्यम से शेयर मंजूरी, शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब धन के उपयोग के लिए मुखौटा कंपनियों के उपयोग को स्वीकार किया। तलाशी के दौरान 16 बैंक लॉकर मिले हैं जिन्होंने रोककर रखा गया है। अब हम कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पर बात। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ धन शोषण के अधिनियम के कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे हमें क्या लेना, हमें तो कुछ और चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमें इसलिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर
कतारबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति अपवाद के बजाय आदर्श होनी चाहिए और संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी है। यह नोट करते हुए बीटल्स ने गाया कि आप सभी की ज़रूरत है, प्यार प्यार है, आप प्यार सभी की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हर जगह संगीत प्रेमियों के पंख फड़फड़ाने की जोखिम पर मैं उनसे असहमत होने और कहने की स्वतंत्रता लेता हूं और शायद मैं हमें प्यार से कुछ ज़्यादा चाहिए। मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायोग ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने वाली धारा 370 को खत्म करने वाले ऐतिहासिक फैसले की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था और फैसला लिखने वाले 5 न्यायाधीशों में से एक जस्टिस चंद्रचूड़ बियॉन्ड नोटिस द फ्यूचर ऑफ द प्लस मूवमेंट इन इंडिया पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समानता केवल समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के साथ ही हासिल नहीं की जाती, बल्कि इसे घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सही जीवन के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित में लिया गया फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कतारबद्ध लोगों को ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के अधिकार से वंचित किया है। उनका आनंद लेने के लिए तो छोड़िए और सार्वजनिक स्थलों पर कतारबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति अपवाद की बजाय आदर्श होनी चाहिए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि नवनिर्वाचित के साथ निर्णय में फूंक देगी और यह केवल कानून की काला अक्षर नहीं है बल्कि परिवर्तन होने चाहिए, बल्कि प्रत्येक भारतीय दल के जो आत्मा हमें होना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता चुनने की स्वतंत्रता है कि हम आप कौन किसने किससे प्यार करते हैं और ऐसा जीवन जीने के लिए जो ना केवल उत्पीड़न के डर के बिना बल्कि पूरे दिल से खुशी रूप से अपने हमारे सबसे प्राथमिक स्वयं के लिए सोचें। और जैसा कि हम नवनिर्वाचित में छठी वर्षगांठ, उन्होंने कहा कि सामान्य परंपरागत परिवारों को उन सभी कानून और सामाजिक लाभों का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए जो उनके अधिक पारंपरिक समकक्ष कहते हैं, चाहे वह शादी के माध्यम से हो या अन्यथा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के परिवार इकाई के बारे में कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है। अब बात करें थोड़े और के बारे में, क्योंकि ऐसा लगातार हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। हम लोग अब 12 मिनट और हैं तो देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व भले ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में कोलकाता को देश के सभी महानगरों में सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिए जाने का दावा कर रहा हो, लेकिन विपक्षी नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यही रिपोर्ट पूर्वी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खतरनाक दर को भी उजागर करती है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश भर से महिलाओं के खिलाफ एसिड हमलों की संख्या 174 थी। उन्होंने कहा कि कई बार जो राज्य के वकील ज्योतिर्थ प्रसाद खान ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के समग्र परिदृश्य के संदर्भ में पश्चिम बंगाल एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में 35,884 के मामले में पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। खान ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराधों की श्रेणी में दुष्कर्म, हत्या, दहेज हत्या, एसिड हमला, हत्या यानी काफ़ी कुछ होता है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल की पार्टी के विशेष पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि NCB ने कहा था कि यूनिटी ब्यूरो टीम यानी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कहा गया था। अब कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात, एक्चुअली थोड़ा और निकालना है समय। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, लेकिन क्या बताएं, बोलते बोलते सही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाना चाहिए, न्यूज़ मीडिया कर्मी है ना। चलिए बताते हैं। करेला ब्लास्टर्स ने बुधवार को यहाँ इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में ग्रुप डी मैच में फुटबॉल की टीम को 2-0 से हराकर डूरंड कप में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहब्बत MN में आरिता दास को ने केरला की जीत में एक गोल का योगदान दिया है। वही सामने वाली टीम ने गोल दागने में नाकामी रही और मैच में शुरू होने के लिए दोनों टीमों में शानदार खेल दिखाया।
टीमों ने एक दूसरे को पाले में जाकर अटैक करने में ध्यान दिया। KVFC ने विभिन्न मोहन और मोहम्मद अजहर के साथ मिडफील्ड को नियंत्रित करना शुरू किया और वहीं आगे चलकर भी आप लोगों को काफ़ी पहला गोल एमएन ने करके टीम को 1-0 की बढ़त से दिलाई। उसके बाद आदित्य दास को दूसरा गोल दाग कर मैच को केरला ब्लास्टर्स के पक्ष में दिया। ब्लास्टर्स ने 7 अंकों के साथ नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया, जबकि FEFT के पास टेबल और टॉपर्स उड़ीसा के खिलाफ SP के खिलाफ एक मैच शेष है जो 4 सितंबर को खेला जाएगा। अब बात कर लेते कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बहुत सी चीज़ें जो हमें अभी जानना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हरफनाम मौला खिलाड़ी शेन वॉटसन का मानना है कि भारत के स्टाइलिश बल्लेबाज विराट कोहली क्रिकेट के ब्रेक के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा हो गए होंगे और आगामी एशिया कप में फिर से कोहली अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कोहली T20 प्रारूप में एशिया कप के लिए भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। वह आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड के दौरे पर दौरान राष्ट्रीय टीम में खेले थे और उसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैचों में आराम दिया गया था। नवंबर 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं बनाने के बाद कारण कोहली लंबे समय तक खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। अगर यह दुबई में 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलते हैं तो जिसे क्रिकेट में दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता कहा जाता है, तो यह कोहली का 100वां T20 मैच होगा। बोस्टन ने ICC रिव्यू शो में कहा था कि इस महीने क्रिकेट के ब्रेक लेने के बाद एशिया कप में वह बेहतर करेंगे, जो यह जानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप बहुत जल्द ही होने वाला है। कोहली ने इस साल भारत के खिलाफ सिर्फ 16 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 T20 मैच थे। निश्चित रूप से उन्हें उस ब्रेक से मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत होने में मदद मिली होगी। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि IPL के दौरान भी उनकी ऊर्जा थोड़ी कम हो गई थी। आप बता सकते हैं कि 4 उन्हें कितनी कोशिश, लेकिन हमें चमक बिखेरने के लिए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब कुछ और चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा एक्चुअली। देखिए, लगभग 7 महीनों के बाद अपना पहला मैच खेलते हुए दीपक चाहर थोड़े नर्वस थे, लेकिन वह अपनी सटीक लेंथ में जिम्बाब्वे के साथ बल्लेबाजी करने में कामयाब रहे। चाहर ने कहा कि गेंदबाजी करते हुए थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जब आप 6.5 महीने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हो तो आप हमेशा नर्वस होते रहोगे और यहाँ आने वाले से मैच 4 से 5 अभ्यास के मैच खेला थे। वहीं अच्छी लेंथ एरिया में जो मुख्य रूप से गेंदबाजी करते हुए मौजूद टीम के सलामी बल्लेबाजों ने जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखाया था। चार का शानदार प्रदर्शन एशिया कप और T20 विश्व कप से रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, लेकिन देश के लिए खेलते हुए आप अच्छा करना चाहते हो तो आप सही और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करना चाहते हैं। और वहीं 3 मैचों में श्रृंखला में 1-0 से बढ़त लेने के लिए भारत की 10 विकेट से जो टीम है वो जीत को कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल 30.5 ओवर में 190 रनों का पीछा करने के लिए नवाद शतक लगाए। धवन ने 81 और गिल ने 82 रन बनाकर नवाद 190 की साझेदारी की। धवन ने यह कहा कि मैं युवा गिल के साथ बल्लेबाजी का आनंद ले रहा हूँ और मैं इसे एक युवा खिलाड़ी की तरह महसूस करता हूँ। मैंने वेस्टइंडीज़ में अभी अच्छा किया था। मुझे पता था कि एक बार जब मैं सेट हो जाता हूँ तो मैं गेंदबाजों को नहीं छोड़ता। गिल के साथ मेरी लय अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गई है। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वह देखना अच्छा लगता है। उन्होंने शतक को बड़े स्कोर में बदलने की निरंतर दिखाई दे रहा है। शिखर धवन ने स्लिप 2 अच्छे कैच लपके और 4 के अंतर्राष्ट्रीय हासिल हो गए। अभी भी थोड़ी और चीज़ों पर हमें चर्चा करनी एक्चुअली अभी भी कुछ थोड़ा रह गया है। बाकी चलिए बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखिए, पिस्टल शूटर राहुल जाखड़ ने शूट ऑफ विजय में होने के लिए अपनी लय को बनाए रखा, क्योंकि भारतीय निशानेबाजों ने गुरुवार को 54 निशानेबाजी 2022 में पैरा स्पोर्ट विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करने के हुए स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। जानकारी के अनुसार 574 में 14 गुणा के स्कोर के दूसरे स्थान पर क्वालिफाई करने वाली जाखड़ ने मिश्रित 25 मीटर पिस्टल HS में फाइनल किया था। जबकि जाखड़ ने भारत में
पैरालंबित समिति से कहा था है कि अद्भुत फाइनल था। फाइनल के दौरान 2 खराबी का सामना करने के बावजूद मैं स्वर्ण जीतकर बहुत खुश हूँ। नवंबर में सभी महत्वपूर्ण विश्व चैंपियनशिप से पहले यह एक अच्छा अनुभव था। पूजा अग्रवाल ने 14 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक चैंपियन आवनी लेखार में भी पहला दिन R2 महिलाओं मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH एक इवेंट और में दिखाई दी। शीर्ष स्थान पर क्वालिफाई करने वाली 20 वर्षीय निशानेबाज ने गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वे मातृभूमि में रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी कदम उठाएंगे। सारवाम में पंजाब में अपना उद्यम शुरू करने वालों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। और देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब स्पीकर ने जो स्पीकर होता है संसद में, सदन में, जहाँ भी, तो वो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इस चीज़ पर भी चर्चा की गई कि अब जो कनाडा उसको मिनी पंजाब लोग कहने लगे हैं। मतलब वो पूरे इंडिया में अब मिनी पंजाब कनाडा को कहा जाता है। तो आखिरकार क्यों? क्योंकि वहाँ लाखों की तादाद में पंजाबी बसते हैं और मिनी पंजाब कनाडा को बोलने लगे। एक्चुअली जितने भी पंजाबी जाते हैं, हरियाणवी जाते हैं, सब कहाँ जाते हैं? मतलब कनाडा। तो वहाँ मिनी पंजाब बोलने लगे हैं कनाडा को, जबकि यह दूसरा देश है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में पंजाबी जाते हैं और वहाँ और अपना जो रहने का अंदाज़ा है, जो अपने घर वगैरह, उन्होंने सब वहीं पर, यानी अपना पूरा रहवास वहीं बना लिया है, इसलिए उसे मिनी पंजाबी बोलते हैं कनाडा को। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अब चलिए बात करते हैं इसी को लेकर अब कुछ और चीज़ों पर। पंजाब से जो लोग गए हैं कनाडा, तो वहाँ तो मिनी पंजाब उसको कहने लगे हैं। साथ में वहाँ जो पंजाब के निवासी हैं वो वहाँ जाकर अपना जो योगदान रहा वो उन्होंने देने की पूरी कोशिश की विकास के कार्यों में। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वहाँ की सरकार भी पंजाबियों का सादर आमंत्रित करती रहती है और साथ में उन लोगों को धन्यवाद भी कहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ तारीफ़ की जाती है तो पंजाबियों की जाती है। एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा कि मिनी पंजाब बोलते हैं कनाडा को। कनाडा में का विकास का पूरा सहयोग जाता है पंजाबी को, क्योंकि पंजाबियों ने पूरा सहयोग किया, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने शुक्रिया कहा था। और साथ में दूसरी चीज़, जहाँ पंजाब के जो स्पीकर होते हैं संसद में या जहाँ भी, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि आप कहीं भी हज़ारों मील दूर रहें, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को नहीं भूलना है कि हम किस मातृभूमि के हैं और कहाँ के हैं और कहाँ रहते हैं। इस चीज़ को भी वो बोलते हैं कि ध्यान रखना। एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा कि है सब भारतीय नागरिक और जाके कहाँ बस रहे हैं? विदेश में। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बोला है यहाँ के मंत्री और नेताओं ने कि आप कहीं भी चले जाएँ देश से, लेकिन आप अपने देश को मत भूलेगा और देश का हमेशा मदद कीजिएगा जब भी ज़रूरत पड़े, और जब भी ज़रूरत पड़े अपने देश में आ जाइएगा। तो ऐसी कुछ हर संभव मदद करने की कोशिश नेताओं मंत्रियों ने की है जो कनाडा में जाकर रहने लगे हैं लोग। एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाब और कनाडा, जो पंजाब से कनाडा जाते हैं और हरियाणा से कनाडा, यानी जाते तो पूरे इंडिया के, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को वहाँ पंजाब के लोग ही मिलेंगे। अब हम लोग अब कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका 5 प्रमुख क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तरणजीत सिंह संधू ने शनिवार को अमृतसर का दौरा किया। अमृतसर में रहने वाले संधू ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कार्यालय तेजा सिंह समुंदरी हॉल का दौरा किया, जिसका नाम उनके दादा तेजा सिंह समुंदरी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों रक्षा और रणनीतिक मामलों, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण सहित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सौर बैटरी प्रौद्योगिकी, IT, डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन आदि के क्षेत्रों में एक मजबूत और घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आपूर्ति की जाने वाली जेनेरिक दवाओं में 55% भारत में निर्मित होती है, जो कि विशेष रूप से मुद्रास्फीति के दौरान सस्ती दवा पे अपार क्षमता को दर्शाता है।
तो एक्चुअली इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब और कुछ अपडेटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा काम है आप लोगों को बताना कि भारत में क्या हाल चल रहा है, और इसी की वजह से मैं आप लोगों को बताने को। देखिए, देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता की मदद करने से नाराज हेमंत सोरेन ने उनके स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा के नेताओं के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन इस मुकदमे की वजह से अंकिता को इंसाफ दिलाने की उनकी लड़ाई बंद नहीं होगी। एक्चुअली आप लोगों को मालूम होगा कि अभी भारत में क्या से क्या मचा हुआ है, कुछ बोल नहीं सकते। बाकी देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरे में डालने के देवघर के डीसी के आरोप में पूरी तरह से खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं और वह स्वयं मनोज तिवारी नागरिक स्वयं उद्यान मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं और उन्होंने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का मामला कोर्ट में चल रहा है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जो गलत है, और इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के चेयरमैन होने वाले नाते निशिकांत दुबे एयरपोर्ट मैनेजर से जानकारी लेने के लिए कुछ देर रुके थे। देवघर के डीसी पर कानून एवं नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि रजिस्ट्रेट एरिया में जाकर सीसीटीवी फुटेज कैसे निकाला जा सकता है। इस मामले में 14 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहते हुए कहा कि इस पूरे मसले पर निशिकांत दुबे विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। वही इस मसले पर मीडिया को द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबंधित पात्रा ने कहा कि इस मसले पर तकनीकी पक्ष की जो जानकारी सांसद निशिकांत ने ट्वीट कर अपना बयान देकर कहा कि इसके साथ ही उन्होंने भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सरकार नादारद है और अंकिता के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है उस पर कार्रवाई करने की बजाय अंकिता के घर जाकर उनके परिजनों को समता की मदद करने के लिए भाजपा नेताओं ने मतलब बात कही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग राजनीति को लेकर। एक्चुअली क्या है कि अभी भारत देश में कई राज्य ऐसे जहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य जो विपक्षी दल हैं जैसे पार्टियां माने तो जैसे आम आदमी पार्टी और भी कई सारी पार्टियां जो एक दूसरे के विपक्ष में हैं और लगातार चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी योजनाओं से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। चलिए अब बात कर लेते हैं और कुछ की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में से पहले ही कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। हाँ, एक चीज़ को आप ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पहले ही कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की हालत हो गई है कि उसका कोई संगठन ही नहीं बचा है। यही कारण है कि हर कोई विधायक बनने का सपना देख रहा है, अपना ही पार्टी की जड़ें खोदने में लगा हुआ है। कश्यप ने कहा कि हालांकि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन कांग्रेस में अजीब तरह की होड़ मची हुई है। बीते दिन ही बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के खिलाफ बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक तिलक राम और जिला बिलासपुर कांग्रेस प्रवक्ता संदीप संख्यांग ने बंबर ठाकुर पर विधायक रहते भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की भी मांग की है। यह हालत उस कांग्रेस की है जिसकी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कहती है कि भाजपा के खिलाफ चार्जशीट लाएंगे, लेकिन आलम यह है कि कांग्रेसी नेता ही एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट लाने में व्यस्त हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव नज़दीक आते ही कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटियां पेश की और ये गारंटियां हिमाचल प्रदेश के किसी नेता ने बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि यह दिखाता है कि कांग्रेस के पास हिमाचल में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर जनता भरोसा कर सके और जो खुद को नेता समझते हैं उनमें एक दूसरे के पीछे ढकेलने ही की होड़ मची है। इसलिए उसे हिमाचल के चुनावों में घोषणाएं करवाने के लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को बार बार बुलाना पड़ रहा है। कांग्रेस में अनुशासनहीनता की स्थिति यह है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं सुनता। वहीं प्रतिभा सिंह प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुखवेंद्र सिंह और सुक्खू और क्या बोलते हैं
और सिटिंग विधायक तक पार्टी छोड़ आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यह दिखाता है कि देश के अन्य राज्यों की तरह अब हिमाचल भी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। वहीं आईएएस क्या बोलते हैं, आप सभी प्रकार का सब चीज़ें होता है, हमें तो क्या करना, हमें तो सारी चीज़ों को जानना है, समझना है। विश्व के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के द्वारा निर्मित बढ़ती ब्याज दरों के वातावरण तथा बढ़ती मुद्रास्फीति के पश्चात भी दलाल स्ट्रीट में आज बढ़त रही। इस माह में भारतीय शेयर बाजार में अन्य शेयर बाजारों की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है एवं इसमें बैंक निफ्टी और की कई महीनों की नई ऊंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छी जीडीपी, अच्छी वृद्धि दर और जीएसटी संग्रह तथा शक्तिशाली पीएमआई आंकड़े ने भी मार्केट में तेजी की स्थिति को बल प्रदान दिया है। आज जैसा कि देश का शेयर बाजार बंद हुआ है, वहीं शेयर बाजार की क्यों हम बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ और चीज़ों की बात करना है एक्चुअली है, तो हम लोग बात करते ही रहते हैं। आप कुछ डैमों के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर गया में हर वर्ष लाखों हिंदू, बौद्ध एवं जैन श्रद्धालु आते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन श्रद्धालुओं की होती है जो अपने पितरों एवं मोक्ष दिलाने की कामना के साथ पिंडपान, स्नान एवं तर्पण के लिए यहाँ पहुँचते हैं। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट मोक्षदायिनी फल्गु नदी में सतही जल का प्रवाह बरसात के कुछ भाग को छोड़कर शेष दिनों में नगण्य होने के कारण देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है, बहुत ही थी। और वहीं इसके समाधान के लिए विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में सलूमर जल उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के पहले रबर डैम का निर्माण कराया है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने पिछले 22 सितंबर को किया था। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नवनिर्मित रबर डैम अब लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 सितंबर को रबर डैम का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गया जी की तीर्थ एवं स्वयं भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ पिता के निमित्त पिंडदान के लिए आए थे, जहां कहा जाता है कि इस दौरान माता सीता से मिले श्राप के कारण फल्गु में सतही जल का प्रवाह नगण्य हो जाएगा। लेकिन अब रबर डैम के निर्माण से विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में सलूबर जल उपलब्ध रहेगा। झा ने बताया कि बिहार में पहली बार परंपरागत कंक्रीट डैम के साथ निर्माण कराया जाएगा, जिसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। योजना की पूरी तरह रूपरेखा आईटीआई रूढ़ी विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दीगर परामर्श को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई थी। योजना के तहत मंदिर के 300 मीटर निम्न प्रवाह में फल्गु नदी की बाएं तट पर 411 मीटर लंबा, 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा रबर डैम का निर्माण कराया गया। इसमें फल्गु नदी के सतही एवं उपसतही का जल प्रवाह को रोककर जल का संचयन किया गया है और पानी के समय समय पर प्रतिस्थापन के लिए बोरवेल की स्थापना भी की गई है। वहीं सतही जल के प्रवाह को रोकने के लिए 1031 मीटर लंबाई में सीट पाइल और 300 मीटर में ड्राम बॉल का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा फल्गु नदी के दूसरे किनारे दाएं तट पर स्थित सीताकुंड की तरफ श्रद्धालुओं के पैदल जाने के लिए 411 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण और फल्गु में बाएं तट की तरफ एक जबकि दाएं तट की तरफ 2 घाटों का निर्माण भी कराया जाता है। जहाँ ने कहा कि पवित्र सीताकुंड छोड़िए, सब हमें कुछ और चीज़ों पर अब जो है बात करनी चाहिए। एक्चुअली हमें राजनीति से रिलेटेड बात करनी चाहिए, हमें और सब चीज़ों से क्या लेना है। देखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था और इसमें अपना अंतिम आदेश 5 मई 2022 को पारित किया गया था। आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के भाग 5 के प्रावधानों और परिसीमन के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम सौंपा गया था। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यूनतम रंजना प्रकाश को देसाई, मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त के शर्मा ने की थी। अपने अंतिम आदेश में आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों और 5 संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन किया। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू संभाग में और 47 कश्मीर संभाग में
आयोग के अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति SC के लिए 7 सीटें आरक्षित की थी। पहली बार ST को आरक्षण दिया गया अंतिम आदेश कम से कम 2 सदस्यों को प्रदान करता है। उनमें से एक विधानसभा में कश्मीर प्रवासियों के समुदाय से एक महिला होनी चाहिए और पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्यों के समान शक्ति दी जानी चाहिए। आयोग के आदेश में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नामांकन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है और अपने अंतिम आदेश में 5 संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों को आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और को सिंगल यूनियन टेरिटरी प्रदेश सरकार सीमांकित किया गया है। इसलिए घाटी में अनंतनाग जिले, जम्मू क्षेत्र और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, इस पुनर्गठन से 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 18 विधानसभा क्षेत्रों की समान संख्या होगी। सभी क्षेत्रीय पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस NC, पीपल्स अपना पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी समेत ने आयोग के अंतिम आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इन दलों का कहना है कि परिसीमन प्रक्रिया भाजपा के पक्ष में की गई। आयोग के सदस्यों और भगवा पार्टी के नेताओं दोनों ने इस आरोप का खंडन किया है। नेंका ने परिसीमन आयोग के गठन की शक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इन क्षेत्रीय दलों द्वारा एक और आरोप है कि परिसीमन आयोग ने 2011 की जनगणना को संख्या के आधार पर के रूप में लिया है और वहीं लेकिन आप अपने परिसीमन आदेश में वास्तविक संख्या की अनदेखी की है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या परिसीमन आदेश वास्तव में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की जीत की संभावनाओं को बाधित करेगा? क्या इन दलों द्वारा अंतिम आदेश में बदल लिया गया होगा? यह अपवाद इतना गंभीर है कि दल आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ सकते। दूसरी संभावना को उन सभी क्षेत्रीय दलों में खारिज कर दिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द न करने पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या अंतिम आदेश भाजपा के पक्ष में? अगर ST और प्रवासी कश्मीरियों को आरक्षण देना बीजेपी के पक्ष में, उसके प्रतिद्वंद पहले ही आधा चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के हिंदू पार्टी के रूप में देखा जाता है और दिलचस्प बात यह है कि सभी 9 SC/ST मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं से बनी घाटी केंद्रित राजनीतिक दलों के कारण जम्मू संभाग के लिए सीटों की संख्या पिछली 37 से बढ़कर 43 हो गई है। जोन के मुख्य समस्या पिछली संसदीय सदस्यीय विधानसभा में घाटी में 46, लद्दाख में 4 और जम्मू का संभाग में 47 सीटें हैं। और यहाँ आप दूसरी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। इस पर तो हमने बात कर ली। क्या होता है कि हमें सभी चीज़ों पर बात करना आवश्यक रूप से ठीक रहता है। लगातार आप लोगों को बताना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें, जिसके चलते आपको प्रॉफिट हो। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के बाहर होने के बाद कांग्रेस 2 मोर्चा एक अपने झुंड को देकर साथ रखने के लिए और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस वह पार्टी है जिसकी जम्मू क्षेत्र में मौजूदगी है और भाजपा वह को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम ने पार्टी फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज़ाद अपने समर्थकों के मूड को भांपने के लिए रविवार को रैली करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के कई विधायकों ने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया है और उनकी अपनी पार्टी बनाने की संभावना है। 4 दशकों में यह पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस आज़ाद के बिना लड़ेगी। आज़ाद ने साफ तौर पर कहा है कि वह भाजपा का एक वोट भी नहीं बढ़ा सकते और भाजपा में शामिल होने का आरोप झूठा है। 4 सितंबर को उनके समर्थन शक्ति प्रदर्शन के लिए रैली कर रहे हैं। वे इस बात से उत्साहित हैं कि भद्रवाह के पूर्व विधायक नरेश गुप्ता जैसे कुछ पूर्व कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है। गुप्ता का कहना है कि आज़ाद के शासन में क्षेत्र के हितों को बेहतर सेवा दी जाती है। गुप्ता ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में कांग्रेस के 12 नेता पिछले 3 साल से राहुल गांधी से मिलने का समय लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल रहे। आज़ाद ने 2006 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिकॉर्ड अंतर से भद्रवाह में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस प्रचारी रजनी पाटिल को कहना है कि कोई नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस के कई नेता पार्टी में लौट आएंगे। कांग्रेस असमंजस में है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी।
हाल ही में महबूबा मुफ्ती की सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद पार्टी पीडीपी के साथ जाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। पार्टी ने राज्य इकाई को मजबूत करने की कोशिश की है और एक नए अध्यक्ष के तहत एक नई समिति नियुक्त की है, लेकिन आज़ाद के विद्रोह ने चुनाव से पहले एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए पार्टी के प्रयासों को विफल कर दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर अनैतिक राजनीतिक करने का आरोप लगाया है। और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस में हमेशा आज़ाद के करीबी माने जाने वाले वानी में कहा है कि 50 साल बाद कांग्रेस को धोखा देना अनैतिक राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद पर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस से अलग होने के बारे में कभी भी कोई विचार नहीं दिया है। वहीं 2005 से 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आज़ाद की छवि बेहद साफ सुथरी और सकारात्मक थी। उन्होंने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया और उस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर में नए प्रशासनिक जिले भी बनाए। अब उनके समर्थकों का एक नई पार्टी से चुनाव लड़ना कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। जम्मू कश्मीर में आज़ाद पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के राजनीतिक पार्टियों के परेशान करने की सबसे अधिक संभावना है। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, बरामबार और अन्य जिलों में मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी छवि उनके प्रतिद्वंदियों से कई बेहतर है। जम्मू संभाग में हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भी आज़ाद को एक लंबे धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं जिन्होंने आम आदमी के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। जम्मू संभाग की 43 विधानसभा सीटों में लगभग 70 सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी और आज़ाद के नेतृत्व में 18% वोट शेयर हासिल किया, लेकिन केवल 12 सीटें ही जीत सकी। पिछले चुनाव में जीती 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। और क्या बोलते हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना गठबंधन तोड़ दिया और सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों पर। एक्चुअली हमें बहुत सी चीज़ों पर भी बात करनी है। आप लोगों को होगा, हम लोग करते ही रहते हैं बात, कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि हर एक मुद्दा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, साथ में मुझे बताने में खुशी होती है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से प्लेन और IST में घुसकर जवान क्लीयरेंस लेने पर भाजपा के 2 सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा सांसद को 2 बेटों सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि इन लोगों ने एयरक्राफ्ट जो है जल्दी उतरवा दिया था। अब बात करते हैं और कुछ के बारे में, बिहार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में। भाजपा से अलग होकर लालू प्रसाद की पार्टी राजद से मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार लगातार सभी विपक्षी दलों के एक साथ आने की वकालत कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से पटना में मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा मुक्त भारत बनाने यानी 2024 में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को हटाने के अभियान की बात कही थी। नीतीश कुमार के भाजपा मुक्त भारत के जवाब में भाजपा ने भी जदयू मुक्त बिहार बनाने में बात कही है। और हालांकि इसके साथ ही नीतीश कुमार राजद एवं अन्य दलों के महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश के सहयोगी लालू यादव भी बिहार को जदयू मुक्त कर देंगे। मणिपुर में जदयू विधायकों में भाजपा में शामिल होने से गदगद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में भी जदयू मुक्त बहुत जल्द, लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। और दरअसल जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार में लंबे समय तक के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार के गठन के बाद ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुली रखा है। और वहीं भाजपा लगातार महागठबंधन की दरारी को उभारने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनार्दन का अपमान किया है और उनके नए सहयोगी लालू की उनकी पार्टी जदयू को राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे। अब बात करें तो और कुछ बारे में, क्योंकि हमें हर एक कुछ के बारे में चर्चा करने के बारे में ज़रूरत होती है।
देखिए, झारखंड की देवघर पुलिस ने 31 अगस्त को देवघर हवाई अड्डे में उड़ान भरने के लिए कथित तौर पर हवाई यातायात नियंत्रण ATC से मंजूरी लेने के आरोप में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को उनके 2 बेटों सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य फर्म के जो कार्रवाई वो की है। सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद की शिकायत पर 1 सितंबर को कुंडा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि उक्त व्यक्तियों को ATC पक्ष में जो सक्षम मान के निवास करने चाहिए। यानी बहुत सारे ट्वीट हुए हैं, हमें क्या करना, हमें तो काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा अभी तक, क्योंकि सारी कुछ जो जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूं और बिना वीडियो पूछ कर ही आज सब कुछ आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश, भले ही मैं तो कितना भी थक जाऊं। देखिए, झारखंड में पिछले 8 दिनों से कायम राजनीतिक अनिश्चितता पर स्टैंड क्लियर करने की मांग को लेकर JMM कांग्रेस के घर प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार शाम 4:30 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल में नेताओं के मुताबिक राज्यपाल ने उनसे कहा कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मसले पर निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन को मिला है। इस पत्र के कंटेंट पर वह विधि विशेषज्ञों के परामर्श से ले रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 192(1) के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(a) के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसी खबरें राजभवन के सूत्रों के हवाले में चल रही हैं और वहीं इससे राज्य में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक द्वेष को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए वह राजभवन को स्पष्टीकरण स्पष्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर विधानसभा की सदस्यता के लिए मुख्यमंत्री की अयोग्यता सामने भी आती है तो सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस RJD निर्दलीय गठबंधन को कभी भी राज्य विधानसभा प्रचंड बहुमत प्राप्त है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सांसद मऊगा माझी ने बताया कि राज्यपाल ने जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सब कुछ स्पष्ट कर दिए जाने के बाद क्या लिखा है दी पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया आश्वासन दिया है। राज्यपाल मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, धीरज साहू और क्या बोलते हैं जो भी है नाम, और मतलब है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा में नाम 88 डिसमिल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर ली थी और भाजपा ने इसे ऑफिस को ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद और जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मामला बताते हुए राज्यपाल के पास शिकायत की थी। राज्यपाल ने इस पर चुनाव पर आयोग का मतगणना मांगा था और वह आयोग ने शिकायतकर्ता और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर इस मामले में उनसे जवाब मांगा और दोनों के पक्ष सुनने के बाद चुनाव आयोग ने बीते गुरुवार को राजभवन में मतगणना भेजकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी और चुनाव आयोग का यह मंतव्य राजभवन के पास और अधिकारियों के इस बारे में राजभवन 7 दिनों में कुछ भी नहीं कर सका है। और अब हमें लगातार काफ़ी कुछ के बारे में चर्चा करें। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रणबीर सिंह बुदूड़ी और नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने गुरुवार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके निवास के बाहर धरना किया। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक विधानसभा विपक्ष में सवालों के जवाब देने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत नहीं है, इसलिए जब भी इन सवालों पर जवाब मांगा गया विपक्षी विधायकों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करा दिया गया। जाहिर है कि मुख्यमंत्री खुद इस सारे भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं और इसलिए उन्होंने इस पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही भाजपा विधायकों ने कहा कि विधानसभा की विशेष सत्र के 500 दिन उन्हें निकाल के केजरीवाल सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। मुख्यमंत्री अपने बाप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की और एक अन्य वरिष्ठ मंत्री 3 महीने से जेल में है। केजरीवाल ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर उन्हें मंत्रिमंडल से भी नहीं निकाला। स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का संरक्षण है। हजारों करोड़ रुपए की शराब घोटाले के बाद शिक्षा घोटाले की रिपोर्ट भी सामने आ गई है।
और आ चुकी है। यह कोई आरोप नहीं बल्कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है जो 2.5 साल पहले दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन उसे दबा दिया गया है। इसके अलावा डीटीसी घोटाले में, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी हज़ारों करोड़ों का घपला हुआ है। तो लगातार हज़ारों करोड़ का घपला हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों का काम है केवल देखना, सुनना और आप लोगों को बताना। अब चलिए अब बात करते हैं इसके बाद। दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ गया है। लेकिन केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया पर छापेमारी के बाद गुजरात में आपका वोट शेयर 4% बढ़ा है। गिरफ्तारी के बाद यह 6% तक पहुंच जाएगा। उप मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा कि जांच एजेंसी के नवंबर 2008 के स्वर्ण पदक बीच में पीछे कुल एक स्कोर के साथ रजत पदक का दावा किया। लीजिए हेमंत क्या बोलते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सबको छोड़कर हमें कुछ और चीज़ें के बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली देखिए, विश्व के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने द्वारा निर्मित ब्याज दरों में वातावरण के साथ कटौती की है। वहीं यहाँ पर आपको बताएं, तकनीकी आधार पर निफ्टी ने बुलिश कैंडल स्थिर बनाया है, जबकि निफ्टी 70,500 के ऊपर टिका हुआ था। और वहीं शक्तिशाली आधार है कि निफ्टी दैनिक चार्ट के मिडिल बेलिंगर में अद्भुत काम कर रहा है। और वहीं जानकर बेहद चौंकाने वाली लग सकती है कि एक वास्तु महारूप प्राचीन विज्ञान से जुड़ी समस्त ऊर्जाओं के संतुलन में दुनिया भर के लोगों को पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नामक एक ऐसे अद्भुत ऐप का ईजाद किया है कि जिसके ज़रिए आप अपने कमरे की तस्वीर खींचकर घर से जुड़ी वस्तु की ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस माध्यम से दस्तावेज, मास्टर बेडरूम, बच्चों के कमरे, एसटीडी और रूम से रसोई, मंदिर, सीढ़ियों, टॉयलेट, लॉकर, आयरन और जूते चप्पल में रखने रैक, वस्तु अनुरूप प्लेसमेंट के बारे में सटीक तरीके से जान सकते हैं और जाना जा सकता है। और इसके लिए आपको चुकाने होंगे मात्र 99 रुपये। बसंत RS बोलते हैं। वहीं बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री का नाम डायरेक्टर महेश मांजरेकर कहते हैं, मैं वास्तु पर काफ़ी विश्वास करता हूँ। उसका फ़ायदा होता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से जीवन में काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तु को लेकर सकारात्मक नज़रिया है, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, मैं बसंत जी को शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपना इसी तरह से वास्तु ऐप लेकर जहाँ अपने घर को कोई फ़ोटो खींचकर पोस्टर करेंगे तो वहीं बदले में आपको अपने घर की वास्तु पे हर दिशा में तरीके से बताई जाएगी और यह ऐप आपको अच्छे जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दिव्या दत्ता ने भी वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ अंत रिवासियात से कुछ बातें की थी। इसके अलावा टेलीविज़न स्टार हिमांशु सोनी कहते हैं, मैं वास्तु पर बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ और मेरे एक मित्र हैं बसंत राशि बसिया जी जो वास्तु एक्सपर्ट हैं। अब उन्होंने एक वास्तु ऐप बनाई है जिसका नाम है ही वास्तु ऐप को सभी लोग डाउनलोड करके रखना। और कहा गया था, उल्लेखनीय है कि वास्तु पृथ्वी, अग्नि, पानी, अंतरिक्ष, हवा और संबंधित ऊर्जाओं को संतुलन बनाए रखता है। आर्किटेक्चर का प्राचीन विज्ञान सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है और नकारात्मक चीज़ों को भी पीछे छोड़ देता है। और चलिए, तो हो गई मोबाइल जितने भी जो अपडेट निकल के आई थी वह सारी बात। अब कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। लगातार काफ़ी चीज़ों पर मैंने आप लोगों को चर्चा की है। क्रिकेट के बारे में बताया, क्रिकेट के बाद मैंने जो हाल में जो अभी राज्यों में हाल चल रहे हैं बाढ़ से कैसे, तो उनके बारे में बताया और साथ में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। इस वजह से आप लोगों से आशा रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ही हमारा बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए मेहनत की जाती है कि आप भी सपोर्ट करें और हम लोग भी आप लोगों को कुछ आगे करके दिखाएं, कुछ आप लोगों को भी कुछ ऐसी अपडेटें, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं कि आप भी कहें कि हाँ कुछ बात थी आप लोगों में कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाई, वो भी इतने समय में और किस तरीके से। देखिए, यहाँ देश से लेकर विदेश तक की जानकारियाँ साझा की हैं। कनाडा से लेकर, पंजाब से लेकर, भारत से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, क्रिकेट बल्लेबाजों से लेकर, मौसम विभाग से लेकर और जो भ्रष्टाचार से लेकर, सच्चाई से लेकर, सड़कों से लेकर, रेल से लेकर, सड़कों से लेकर, बस स्टैंड से लेकर, यानी जो आने जाने का जो चालन होता है उसके बारे में, यानी हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि आप किसी
किसी भी चीज़ पर ध्यान दें, लेकिन तरीके से दें, और किसी भी टारगेट को यदि आप पूरा करना चाहते हो तो बड़ी शिद्दत और मेहनत से करें। यदि आपको कभी सफलता पानी है, यदि आपको सफलता पानी है तो पूरा काम शिद्दत से करना पड़ेगा और शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप काम शिद्दत से मेहनत से करते हो उसमें आप जो सफलते होते हो। बाकी रही न्यूज़ की बात, तो देखिए आप लोगों को मैंने मध्य प्रदेश की न्यूज़ बताई, उत्तर प्रदेश की न्यूज़ बताई, उत्तराखंड की न्यूज़ बताई, झारखंड की न्यूज़ बताई, राजस्थान की न्यूज़ बताई, पूरी इंडिया की बात बताई, चुनाव के जो नतीजे उसके बारे में बताया, साथ में जो अभी राजनीति का हालचाल चल रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हर जगह के बारे में बताया, और विपक्ष कैसे एक दूसरे पर वार कर रहा है, बीजेपी किस तरीके से सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी को गिराना चाहती है हर जगह और अपना कब्जा जमाना चाहती है। यानी सभी जो एक दूसरे पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जहाँ लेकिन मैं आप लोगों से एक मेन चीज़ कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, आप लोगों को भी लगेगा यहाँ आपने काफ़ी कुछ बताया जिससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो से कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या होगा, कैसे मिलेगा, बस सारी जानकारी भी आगे उपलब्ध हो रहा कराती जाएंगी। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फाइनली हम लोग काफ़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि यह न्यूज़ कैटेगरी का चैनल है तो इसमें मैं काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करता रहता हूं। तो आज भी वही सारे मुद्दे रहने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ यूज़फुल रहेगी आप सभी के लिए। आप सभी यदि भारत से बिलोंग करते हैं, यानी भारत के नागरिक हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में कंटिन्यू बना रहना है, कहीं भी स्किप ना करना है और इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए बढ़ते हूँ, आप लोगों को बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कनाडा में रह रहे NRI पंजाबियों से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की है। और वही वैंकूवर में पंजाबी समुदाय को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि पंजाबी दुनिया भर में जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपने स्वभाव और कड़ी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा है कि विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाबियों ने भी कनाडा के विकास के लिए काफ़ी हद तक योगदान दिया है और अपने स्वयं के विशाल व्यवसाय स्थापित किए। संधवान में कहा कि अब यहाँ उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी मातृभूमि के विकास के लिए कैसी भूमिका निभाएं। अपने संबोधन के दौरान स्पीकर में कनाडा में रहने वाले पंजाबियों से अपील की कि वे पंजाब में अपनी विकासात्मक पहल शुरू करें। उन्होंने कहा कि पंजाब भले ही अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा पंजाब में रहती है। उन्होंने